हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है, मध्य प्रदेश पटवारी की फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं। और जब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है, जब से फॉर्म फिलिंग शुरू हुई है, तब से ये क्वेश्चंस कई ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कमेंट सेक्शन में भी, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे भी कई लोगों को ये डाउट है कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से दें, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किस तरह से दें, या कई और क्वेश्चंस। तो ये डाउट आना लाजमी भी है और ये डाउट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म डालते समय। इसमें हम लापरवाही नहीं कर सकते। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों। मान लो कि आपने 5 कोई प्रेफ़रेंस भरी हुई हैं, ठीक है? और मान आपने पहली प्रेफ़रेंस किसी ऐसी पोस्ट को दे दी जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने करी हुई है बीएससी, और आपने ऐसी पोस्ट को पहली प्रेफ़रेंस दे दी जिसमें बीकॉम माँग रहे हैं, तो आप तो इसके लिए एलिजिबल हैं नहीं। और मान लीजिए कि आपने अपनी पाँचों पोस्ट जो आपने प्रेफ़रेंस में दी हैं, उनका कट ऑफ पार कर दिया है, लेकिन आपने पहली पोस्ट का प्रेफ़रेंस ऐसा दे दिया है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। तो जो नोटिफ़िकेशन जारी हुआ था, उसमें 7वें पेज पर साफ-साफ लिखा हुआ है, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। इसमें 7वें पेज पर 9.2 पैरा में ये लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को आवेदित पद के लिए प्राथमिकता अंकित करनी होगी, मतलब कि हमको प्रेफ़रेंस देनी होगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अर्ह हो जाता है, मतलब हम पास हो गए हैं, तो मंडल द्वारा उसकी अभ्यर्थियों की अनुशंसा की जाती है, तथा यदि वह नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति नहीं करता, मतलब कि उनको बीकॉम चाहिए और हमारे पास तो बीएससी है, तो हमने फुलफ़िल नहीं किया जो उनको चाहिए, तो ऐसी दिशा में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी अभ्यर्थिता नामंजूर हो जाएगी, मतलब वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ तक तो ठीक है। तो हमने जो पहली प्रेफ़रेंस डाली है वो हमको मत दो, लेकिन जो बाकी प्रेफ़रेंस डाली है, मान लो कि ये पटवारी भी है, तो इसमें तो हम पास हो गए हैं ना, ये पोस्ट हमको मिल जानी चाहिए। लेकिन इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि नामंजूर हो जाएगी और वह अन्य पद के लिए हस्तांतरणीय होगी, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर आपने पहली प्रेफ़रेंस गलत डाल दी है और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, और नीचे आपकी ऐसी प्रेफ़रेंस है जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और आप कट ऑफ भी उसका पार कर गए हैं, तो भी वो इस आपकी सीट को नीचे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मतलब आपको नीचे वाली पोस्ट नहीं देंगे, यहीं से आपको रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए पोस्ट प्रेफ़रेंस बहुत ज़्यादा ध्यान से डालना, और जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो पोस्ट प्रेफ़रेंस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये तो बात हो गई पोस्ट प्रेफ़रेंस में गलती करने पर हमको क्या-क्या खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है उसकी। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस की, कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस में किस तरह से भूल की गुंजाइश है, या किस तरह की भूल या गलती हमको नहीं करनी है। तो अभी इस तरह की स्थिति है कि हर व्यक्ति को, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको बस जॉब चाहिए, चाहे वो अपने घर में मिले या कहीं भी मिले। लेकिन अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि हमको अपने गृह ज़िले में या अपने घर के आस-पास ही कहीं जॉब मिल जाए। लेकिन अभी वो क्या करेंगे, कई लोगों का मैंने माइंडसेट देखा है, वो क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा सीट है, वहाँ पर मैं पहली प्रेफ़रेंस दूँगा। अब मान लो कि आप हो इंदौर के, और आपने प्रेफ़रेंस दे दी सीधी सिंगरौली को, या कहीं भी दूर, मान लो जहाँ आपको लग रहा है कि सीट ज़्यादा है, वहाँ आपने प्रेफ़रेंस दे दी। तो क्या होगा कि मान लो आपको यहाँ जॉब मिल गई, शुरू के 3-4 साल तो आपको ठीक लगेगा कि हाँ, जॉब मिल गई है, बात ख़त्म, जॉब करते हैं। लेकिन अब जो पटवारी की जॉब में क्या है कि अगर आप एडीईओ या और भी जो पोस्ट हैं वहाँ पर रहे, तो हो सकता है कि ट्रांसफ़र हो भी जाए। लेकिन पटवारी की जॉब में आपका एक ही ज़िले में तहसील से तहसील तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो घर आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत हो जाएगी इस स्थिति में, अगर आपने अपने गृह ज़िले से बहुत ज़्यादा दूर चले गए तो। और बाकी जिन लोगों को ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, तो फिर ठीक है। तो यही है कि पोस्ट प्रेफ़रेंस और डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस और भी जो सारे क्वेश्चन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान देकर हमको फॉर्म भरना है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने कमेंट में देखे थे, हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट में आ रहे थे, बाकी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी कई लोग डिस्कस कर रहे थे। उन लोगों को भी यही डाउट था कि फॉर्म किस तरह से भरें, पोस्ट प्रेफ़रेंस किस तरह से दें, डिस्ट्रिक्ट प्रेफ़रेंस किस तरह से दें, पटवारी चुनें या एडीईओ चुनें, और भी जो क्वेश्चन्स हैं जो मैंने लिखे हैं अपनी तरफ से, इनके आंसर हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि पोस्ट प्रेफ़रेंस किस तरह से दें, ठीक है? तो जब पोस्ट प्रेफ़रेंस की बात आती है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो पोस्ट जो कोई भी व्यक्ति जो ग्रेजुएट है, वो भर सकता है, ठीक है? सबसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, बहुत से लोगों को यही डाउट है कि मैंने बीएससी की है, जैसे कि ये क्वेश्चन भी था कि मैंने बीएससी की है, मैंने बीकॉम किया है, बीई की है, या कुछ भी किया है, मैं किस-किस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ? तो ये बहुत ज़्यादा डाउट था।
अब जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो उसके लिए अप्लाई करने के वो जो भी नुकसान हो सकते हैं वो हम देख चुके हैं। क्योंकि अगर आपको वो पोस्ट आपने पहले प्रेफ़रेंस पर रख दी और वो पोस्ट आपको मिल गई, आपका उसने कट ऑफ पार कर लिया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में वो आपको बाहर कर देंगे और जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट आपने डाली है, उसके लिए ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इसीलिए पोस्ट प्रेफ़रेंस बहुत ही ज़्यादा सावधानी से डालें। अच्छा, टोटल जो पोस्ट कोड का नंबर है वो है 1 से लेके 212 मतलब 212। तो इतनी सारी पोस्ट कोड में हम किस-किस पोस्ट को भर सकते हैं, हम किस-किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, वह हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इन पोस्ट के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं, मतलब जिनने भी ग्रेजुएशन कर ली है या जो भी ग्रेजुएट हो गए हैं, वो सभी इन पोस्टों के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं। उसके बाद अपनी-अपनी स्पेशलाइज़ जो भी पोस्ट हैं, उनको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो पोस्ट जो हर कोई व्यक्ति भर सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे पटवारी। तो पटवारी की पोस्ट कोड क्या है 162 से 212 मतलब 162 से 212। तो टोटल 51 हैं ये। तो क्या है कि हर एक ज़िले के लिए एक पोस्ट कोड दिया हुआ है पटवारी में, लेकिन यहाँ पर टोटल 51 पोस्ट कोड हैं और ज़िले हैं हमारे कितने 52। तो एक ज़िला भिंड जिसमें एक भी पटवारी की पोस्ट नहीं है तो उसका पोस्ट कोड नहीं दिया गया है, ठीक है। तो पटवारी का पोस्ट कोड है 162 से 212 और ये ग्रेड पे कितना है इसका 2100 रुपये और टोटल पोस्ट कितनी है 6808। तो पटवारी के विषय में तो या पटवारी के बारे में तो अधिकतर सभी लोगों को पता है, तो इसके लिए तो सभी लोगों को हमको अप्लाई करना ही है। इसके बाद बात आती है सहायक विकास विस्तार अधिकारी की, मतलब एडीईओ की। इसका पोस्ट कोड कितना है 153 और 154 और इसका ग्रेड पे है 2400। इसमें कितनी पोस्ट है टोटल? इसमें पोस्ट हैं 1019। 1019 में से पोस्ट कोड 153 के लिए हैं 508 पोस्ट और पोस्ट कोड 154 के लिए हैं 512 पोस्ट। तो ये भी वो पोस्ट है जिसके लिए हम सभी को अप्लाई करना है, मतलब हर एक ग्रेजुएट व्यक्ति को अप्लाई करना है। थर्ड थर्ड पॉइंट आता है श्रम उपनिरीक्षक। इनका पोस्ट कोड है 147 148 और ग्रेड पे है 2400 और टोटल पोस्ट है 8। 147 में 7 और 148 में एक पोस्ट है जो कि बैकलॉग की है। बैकलॉग की भर्ती क्या होती है, बैकलॉग की पोस्ट क्या होती है, जो पिछली भर्ती में खाली रह गई थी उसको अब फिल कर रहे हैं, वो है बैकलॉग की भर्ती, ठीक है। उसके बाद बात आती है विपणन। तो विपणन अधिकारी में भी पोस्ट कोड कितने हैं 111 115 120 126। अब इसमें कुछ और भी पोस्ट हैं जिस तरह से 113 है 117 है या और भी हैं, लेकिन उसमें क्या है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा है, इसलिए उसको हमने यहाँ ऐड नहीं किया है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पोस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन की है, और भी अगर कुछ किया है तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो मतलब सबको डालना ही है। इनका ग्रेड पे है 2800 और टोटल पोस्ट हैं 28। अब इसमें हर एक पोस्ट कोड के लिए कितनी-कितनी पोस्टें ये लिखी हुई हैं। 111 पे 8 पोस्ट हैं, 115 पे 10 पोस्ट हैं, 120 पे 8 पोस्ट हैं और पोस्ट कोड 126 पे 2 पोस्ट हैं। अब इसके बाद लास्ट जो पोस्ट आती है हमारी जिसमें हम सबको अप्लाई करना है, वो है मंडल संयोजक। अब मंडल संयोजक के पोस्ट कोड हैं 133 और 134 और इसमें ग्रेड पे है हमारा 2800 रुपये और टोटल पोस्ट हैं 17, ठीक है। जिसमें 133 पोस्ट कोड के लिए 11 पोस्ट और 134 पोस्ट के लिए 134 पोस्ट कोड के लिए 6 सीट हैं जो कि बैकलॉग की पोस्ट हैं, ठीक है। अब अगर कई लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि ये सारी पोस्ट तो हम भर सकते हैं, तो इनमें से प्रेफरेंस किसको दें, ठीक है। तो हमको पोस्ट प्रेफरेंस इनमें से किसको देनी है, पटवारी को ऊपर रखना है या मंडल संयोजक को। तो अगर मेरी बात मानो तो हमको जिनका ग्रेड पे ज़्यादा है उनको ही ऊपर रखना चाहिए। बाकी अब सबके अलग अलग मत हो सकते हैं इसमें, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन इनको ऊपर रखे और कौन पटवारी को ऊपर रखे, ठीक है। अब वैसे तो अब इन ये जो है अधिकारी वाली पोस्ट है, पोस्ट वो ग्रेड पे भी अधिक है और सैलरी भी इसमें अधिक है, तो मेरी मानो तो इनको ऊपर रखना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं पटवारी को ऊपर रख देते हैं। वो अब पोस्ट प्रेफरेंस में क्या दिक्कत आ जाती है, मान लो आपके जैसा जैसा कि मान लो आपके 170 नंबर हैं, ठीक है, और आपने पाँचों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन पहली प्रेफरेंस दे दी है आपने पटवारी को जिसका कि कट ऑफ गया है 165, ठीक है। और उसके बाद एडीईओ का कट ऑफ गया है 168 और मंडल अधिकारी का गया है 169, या कोई भी हम ये तो अंदाजन ले रहे हैं कि इस तरह के कट ऑफ गए हैं। अब आपने कट ऑफ तो सारे पार कर लिए हैं, आप एडीईओ भी बन सकते हैं, विपणन भी बन सकते हैं, मंडल संयोजक भी बन सकते हैं, लेकिन
आपने प्रेफ़रेंस पहली पटवारी को दे रखी थी, इसलिए आप पटवारी बनकर रह जाएँगे, ये सारी पोस्ट छूट जाएँगी। इसीलिए प्रेफ़रेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है? तो पोस्ट प्रेफ़रेंस हम किसको ऊपर दें, ये रही वो लिस्ट ग्रेड पे की, इस हिसाब से भी हम प्रेफ़रेंस दे सकते हैं। या कई लोगों का मानना है जिनको केवल अपने गृह ज़िले में ही रहना है, वो पटवारी को प्रेफ़रेंस दे दें, क्योंकि इन सब पोस्ट में मंडल संयोजक में, विपणन में, श्रम उपनिरीक्षक में, इन सब में तो एक विषय वो ज़िला चेंज हो भी जाता है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र हो जाता है, जाना भी पड़ता है। लेकिन पटवारी की पोस्ट में आपको जो एक ज़िला दे दिया जाएगा, उसमें एक तहसील से दूसरे तहसील में ट्रांसफ़र तो कर देंगे, लेकिन एक ज़िले से दूसरे वो ज़िले में ट्रांसफ़र नहीं होता। गृह तहसील भी नहीं मिलती, लेकिन जिनको घर में रहना है, वो पटवारी को प्रेफ़रेंस दे सकते हैं, ठीक है? ये तो बात हो गई उन पोस्ट की जिनके लिए हम सबको अप्लाई करना है, चाहे हमने ग्रेजुएशन कुछ भी की हो, ठीक है? इसके बाद आते हैं कुछ स्पेशलाइज़्ड पोस्ट हैं। अब ये जो पोस्ट हैं, इनकी हम बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इस तरह की पोस्ट है कि ये डिग्री भी अधिकतर सब लोगों के पास देखने को मिल सकती है। इनको भी हमको अप्लाई करना है, लेकिन लेकिन इनके बाद। क्यों? मान लो कि ये आपने अप्लाई कर दिया और गलती से कहीं आप इनके लिए एलिजिबल नहीं थे, तो आपको यहीं से रिजेक्ट कर देंगे और आपने जो नीचे ये पोस्ट डाली हुई हैं, उनके लिए ट्रांसफ़र आपकी सीट नहीं होगी। इसलिए पूरी कोशिश करना कि सबसे पहले आप इन पोस्ट को ही प्रेफ़रेंस देना, क्योंकि ये सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए हैं, ठीक है? अब इनकी बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि एक पोस्ट है सहायक संपरीक्षक की, जिसमें पोस्ट कोड है 4 और 5 और टोटल पोस्ट है 149 और 55, ठीक है? और इसमें योग्यता कितनी है? इसमें योग्यता क्या है? कला, वाणिज्य, विज्ञान में स्नातक, मतलब कि बीएससी, बीए या कॉमर्स से बीकॉम वगैरह अधिकतर लोग इसमें मिल जाते हैं, अधिकतर लोगों ने ये की होगी, तो बहुत से लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अब एक दिक्कत और आ रही होगी, कई लोग क्या डर रहे होंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पोस्ट को भर दें और इसके आगे लिस्ट ही ना जाए, हमको यही मिल जाए, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास ना हो पाएँ और यहीं से रिजेक्ट हो जाएँ। तो वो लोग क्या करेंगे, इस पोस्ट को भरेंगे ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये सारी पोस्ट डाल दीजिए आप, जो भी पोस्ट हैं जिस तरह की जिनके लिए सब एलिजिबल हैं। उसके बाद इन पोस्ट को भी भरो। यहाँ से क्रॉस होकर फिर आएगा ना यहाँ पे, यहाँ से कोई मिल ही गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसलिए भरना तो हमको सभी पोस्ट है, लेकिन ये हमको लास्ट में भरना है, इनको पहले प्रेफ़रेंस नहीं देना, ठीक है? तो ये हो गई सहायक संपरीक्षक की बात। फिर आती है समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी। इसमें पोस्ट कोड है 140 और 411 और इसमें टोटल भर्ती हैं 52 बैकलॉग की और एक 411 की। अब इसमें भी वही सब बीए, बीकॉम, बीएससी वगैरह चाहिए और इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% अंकों के साथ डिप्लोमा चाहिए, या तो डीसीपीजी, वो डीसीपीजीडीसी कुछ भी इस तरह का। इसके बाद आती है अन्वेषक की बात। इसमें पोस्ट कोड है 135, टोटल पोस्ट है 4 और इसमें योग्यता है अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, गणित में किसी एक विषय में स्नातक, ठीक है? इसके बाद आती है सहायक संप्रबंधक की और इसमें पोस्ट कोड है 129 और 130। इसमें भी पोस्ट अच्छी है, 102 110 पोस्ट है, 95 और 10 बैकलॉग की, जो कि 130 पोस्ट कोड के साथ है। और इसमें भी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य और विज्ञान में स्नातक, मतलब बीएससी, बीए, बीकॉम कुछ भी, या इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को एक डाउट आता है, जैसे कि यहाँ पर जो विज्ञान लिखा हुआ है, विज्ञान से स्नातक, इसमें इंजीनियरिंग जोड़ना है या नहीं? अब इस वाली पोस्ट में अलग से इंजीनियरिंग मेंशन कर दिया हुआ है, मतलब कि अब ये तो बहुत ज़्यादा मतलब डाउट है अभी भी मुझे भी कि इसमें इंजीनियर्स को कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस बारे में थोड़ा और रिसर्च करके, अगर कोई किसी ने बीई, बीटेक किया हुआ है या इंजीनियरिंग की है, वो इन पोस्ट को थोड़े नीचे ही डाले तो ठीक रहेगा, ठीक है? उसके बाद बात आती है विपणन लिपिक की। यहाँ पर हमने देखा था विपणन अधिकारी, यहाँ पर है विपणन लिपिक। अब विपणन लिपिक में एक स्नातक के साथ-साथ एक कंप्यूटर डिप्लोमा और माँग रहे हैं, ठीक है? तो इसके लिए भी सब लोग तो नहीं करेंगे अप्लाई, जिनके पास डिप्लोमा है वो लोग कर सकते हैं। इसमें भी भोपाल डेयरी में 113 कोट के साथ 9 पोस्ट हैं, इंदौर डेयरी में 117 कोट के साथ 10 कोट हैं, 10 सीट हैं, उज्जैन डेयरी में 9 सीट, सागर में 2 सीट, ठीक है? इसके बाद कुछ और पोस्ट हैं, दृष्टिबाधितार्थ, श्रवण, मानसिक मंद और उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए ये जो पोस्ट कोड है, ठीक है? तो ये वाली जो पोस्ट प्रेफ़रेंस थी, वो हम सबको भरना है, चाहे हमने ग्रेजुएशन कुछ भी की हो। ये वाली सबको देख कर भरना है, ये भी भरना है, नीचे डालना है, सबको देख कर कि हाँ, ये वाली मैंने इसलिए अलग से सीट बनाई है, क्योंकि अधिकतर लोग इनके लिए भी एलिजिबल हैं। तो इसको एक बार चेक करके ये पोस्ट भी ज़रूर डालें। इसके बाद बात आती है, ये एक सिंपल सा चार्ट है, इसमें आप लोग देख लेना
कि लॉ वालों के लिए कौन कौन सा पोस्ट कोड है, लाइब्रेरी वाल जिनने लाइब्रेरी के लिए किया है कोई भी ग्रेजुएशन उनके लिए कौन सा पोस्ट कोड है, स्टेनो वालों के लिए कौन सा है, डीईओ के लिए कि कौन सा है, बीकॉम के लिए कौन सा है। तो ये सारा चार्ट एक बार ठीक से दिख रहा है ना? हाँ, ये चार्ट पूरा दिख रहा है, इसको एक बार देख लेना। बाकी मैं इसका फ़ोटो भी डाल दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर और यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में भी। तो इसको भी आप एक बार चेक कर लेना शुरू से आखिर तक। इसको अब पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, टाइम ही लगेगा ज़्यादा। तो इसको भी आप सबको देखना है। ये सारी पोस्ट सबको डालनी है, उसके बाद इसमें अपनी पोस्ट चेक करना। उसके बाद यहाँ अपनी जो भी स्ट्रीम है उसके हिसाब से अपने पोस्ट कोड एक बार और यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है? तो ये बात हो गई। इसके बाद ये हमारी सारी बात हो गई पोस्ट कोड की, ठीक है? तो ये हमने एक चीज़ पूरी ख़त्म कर ली कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से देनी है। हमने पोस्ट प्रेफरेंस सारा देख लिया। अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस को। अब कई लोगों के मन में एक डाउट है, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा सीट है उस डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस दूंगा, जहाँ पर कम सीट है वहाँ पर नहीं दूंगा। तो उसमें ये क्या है, ये एक डाटा थोड़ा सा मैंने कलेक्ट किया है जो पिछले साल का पटवारी का पेपर था, उसका जो कटअप था डिस्ट्रिक्ट वाइज वो। अब इसमें मैंने क्या कलेक्ट करके रखा है, इसमें मैंने देखी कि सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ पर थी, सबसे कम पोस्ट कहाँ पर थी, और सबसे ज़्यादा कटअप कहाँ गया है, सबसे कम कटअप कहाँ गया है। अब कई लोग क्या सोच रहे हैं, जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट थी वहाँ पर कटअप कम जाएगा, इसलिए वहाँ पर अप्लाई करने का सोच रहा है या उसको पहले प्रेफरेंस देने का सोच रहा है। तो चलो देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट थी उनका कटअप कैसा गया था। अब जैसे कि सागर 130 पोस्ट थी और जनरल का कटअप गया था 81.73 और ओबीसी की 29 सीट थी और ओबीसी का कटअप गया था 80.86। इसको मैं लिख देता हूँ, अनरिजर्व्ड और ओबीसी, ठीक है? इस तरह से 130 सीट पे 81 कटअप गया था और 29 सीट पे 80 कटअप गया था, ठीक है? तो उसके बाद ये टॉप 5 जो सीट थी, शिवपुरी में ये थी, मुरैना में इतनी थी और इनका कटअप इस तरह से गया था, ठीक है? अब अनरिजर्व्ड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट थी वहाँ पर 81.73 कटअप गया है और जहाँ पर सबसे कम सीट थी 7, उनका कटअप कितना गया है 81.55, मतलब सबसे ज़्यादा सीट वाले से कम कटअप गया है सबसे कम सीट वाले ज़िले में। उसके बाद सेकंड पर था बुरहानपुर जहाँ पर 21 सीट थी, उसका जो कटअप है ना वो सबसे, जो पिछली बार के सारे ज़िलों में जो सबसे कम कटअप गया था ना, सबसे कम कटअप वाले ये ज़िले हैं जिनमें नीमच, मंदसौर, खंडवा, बुरहानपुर, धार आते हैं। 80.04 सबसे कम कटअप था, वो सबसे कम पोस्ट जिस ज़िले में थी उसमें से एक में गया है। तो मतलब इस तरह से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि किस ज़िले में ज़्यादा कटअप जाएगा और किस ज़िले में कम कटअप जाएगा। अब जैसे देखें यहाँ पर कम पोस्ट थी तो लोगों का मानना है जिस तरह से उस हिसाब से तो यहाँ पर कटअप हाई जाना चाहिए, लेकिन ओबीसी में 79.88 जो कि लोएस्ट कटअप है, सबसे कम कटअप है ओबीसी का, इससे कम कटअप नहीं गया। वो उन जिलों में गया है जहाँ पर पोस्ट बहुत कम थी और ओबीसी का हाईएस्ट कटअप कितना है, वो कितना है 81.74, ठीक है? ये हम आगे देखेंगे, इसको ख़त्म कर लें पहले। कम पोस्ट बड़वानी, बुरहानपुर, हरदा, डिंडौरी, मंडला, अनूपपुर 7, 21, 26, 26, ये 18, 26 ये हैं। अब मंडला में तो कटअप अच्छा गया है 82.42। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जहाँ पर कम पोस्ट हैं वहाँ प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि किसी एक में ज़्यादा कटअप चला गया। और ये भी नहीं कह सकते जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट हैं वहाँ कटअप कम जाएगा, वहाँ प्रेफरेंस दे दें, क्योंकि वहाँ सब में 81 जा रहा है कटअप, यहाँ तो 80 है ही कई जगह। अब देखो, लेकिन एक चीज़ जो कॉमनली देखने को मिली ज़्यादा कटअप वाले ज़िलों में, कि जो भी बड़े शहर हैं ना मध्य प्रदेश के, उन सब का कटअप हाई गया है। देखो भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, सागर है। ये सब बहुत अच्छे शहर हैं, मध्य प्रदेश के बड़े शहर हैं। इनका कटअप ग्वालियर का सबसे ज़्यादा 82.8, भोपाल का 82.77, जबलपुर का 82.4, इंदौर का 81.73, सागर का 81.73। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पोस्ट बहुत कम है, बल्कि सागर में तो सबसे ज़्यादा 130 सीट थी, फिर भी यहाँ का कटअप कितना हाई गया है। ग्वालियर का कटअप, इन सब में मतलब सीट कम नहीं है लेकिन कटअप फिर भी ज़्यादा है। और भोपाल में ओबीसी का हाईएस्ट कटअप भोपाल में गया था 81.77। तो ये तो मतलब कॉमनली हम देख सकते हैं कि जो बड़े शहर हैं या जो कि हाँ, तो एक चीज़ तो हम कॉमनली देख सकते हैं कि जो बड़े शहर हैं हमारे मध्य प्रदेश के, उनका कटअप हाई गया है। बाकी ये कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जहाँ सीट ज़्यादा है वहाँ कम है कटअप या और कुछ। और कटअप कम कहाँ गया है, नीमच, मंदसौर, खंडवा, बुरहानपुर, धार, जो थोड़े पिछड़े ज़िले हैं वहाँ का कटअप थोड़ा कम गया है, ओबीसी का भी और जनरल का भी। तो अब क्या करें, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस की बात तो हो गई, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किसको दें?
अब तो समझ नहीं आ रहा ना कि जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट हैं वहाँ पर भी कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, जहाँ कम पोस्ट है वहाँ भी ज़्यादा जा रहा है, तो पोस्ट प्रेफ़रेंस किस हिसाब से दें? तो मेरे हिसाब से पोस्ट प्रेफ़रेंस आप दो अपने गृह ज़िले के हिसाब से, जहाँ आप रहते हो उसके आस-पास के ज़िले पहले डालो, ताकि आप आस-पास ही रहो अपने घर के, ठीक है? और उस पर भी हम आगे बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी पोस्ट प्रेफ़रेंस की, हमको किसको देनी है और जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट थी उनका किस हिसाब से कट ऑफ गया, जहाँ कम पोस्ट थी उनका कट ऑफ कितना गया। इसको भी आप एक बार ठीक से देख लेना। और अब हम आते हैं फाइनली अपने क्वेश्चंस पर, जो हमारे क्वेश्चंस थे, ठीक है? तो पहली बात तो ये हो गई कि पोस्ट प्रेफरेंस हमने देख ली किनको देनी है, जो हमारी थी ये सारी, ठीक है? उसके बाद हमने सेकंड देख लिया कि डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस किसको देनी है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से ही देना, क्योंकि उसका किसी को नहीं पता कि कट ऑफ किस ज़िले का ज़्यादा जाएगा, किस ज़िले का कम जाएगा, ठीक है? तो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस की बात हो गई, पटवारी या एडीओ। अब बात आती है पटवारी या एडीओ क्या चुनें। तो इसमें ये है कि एडीओ अधिकारी वाली जॉब है और पटवारी, अब जिसको फील्ड वर्क चाहिए, जिसको फील्ड पे काम करना है, वो पटवारी को प्रेफर कर सकता है, और जिसको ऑफिस वर्क चाहिए वो एडीओ कर सकता है। और ग्रेड पे भी एडीओ का ज़्यादा है, सैलरी भी एडीओ की रहेगी, और अधिकारी वाली जॉब है तो एडीओ को आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अब कई लोग रहते हैं जिन्हें क्या ट्रांसफ़र नहीं करवाना है, जिनको बस अपने गृह जिले में ही रहना है, तो वो पटवारी को प्रेफर कर सकते हैं। अब पटवारी ही प्रेफर कर रहे हो तो अब ऐसा नहीं कि आप हो सागर के और आपने पटवारी डाल दिया, सागर का सेकंड प्रेफरेंस में डाल दिया, अपने आसपास कहीं का भी विदिशा, भोपाल, यहाँ के आपने पटवारी डाल दिए। इसमें आप ये करना कि अगर आपको अपना गृह जिला छोड़ना ही पड़ रहा है, और तो अब फिर आप एडीओ की पोस्ट लो या कोई और अपनी जो बड़ी पोस्ट है वो लो। तो आप क्या करना, अपनी पहली दूसरी प्रेफरेंस में तो अपना खुद का ज़िला और आसपास के ज़िले डाल सकते हो। उसके बाद जो अधिकारी वाली पोस्ट है जिनके लिए हम सब एलिजिबल हैं, तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहली पोस्ट पर तो अपन पटवारी रख सकते हैं, उसके बाद इन पोस्ट को देख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हमें अपना ज़िला छोड़ना ही पड़ रहा है तो बाहर के ज़िले में जाकर भी पटवारी क्यों बने? फिर तो मंडल संयोजक, विपणन श्रम उपनिरीक्षक, या मतलब कि कुल मिलाकर 2800 ग्रेड पे वाली, 2400 ग्रेड वाली जॉब लेना दूसरे ज़िले में जाकर, ठीक है? तो ये बात हो गई पटवारी या एडीओ में से या किसी भी पोस्ट में से किसको प्रेफ़रेंस दें, ठीक है? फिर बात आती है कि मैंने ये कोर्स किया है, किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, ये बात हमने कर ली। उसके बाद बात आती है कि पटवारी क्यों लें और पटवारी क्यों ना लें, ठीक है? इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसको पटवारी लेना चाहिए या किसको पटवारी नहीं लेना चाहिए, ठीक है? अब जिसको ये है कि मुझे तो बस अपने गृह ज़िले में रहना है, भले पैसे कम मिलें, बस मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ, तो वो तो पटवारी लें। लेकिन जिनको ये है कि मुझे तो यार ऑफ़िसर वाली जॉब चाहिए, या मुझे तो ऑफ़िस में बैठ के काम करना है, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, तो वो लोग पटवारी ना लेकर और भी जो पोस्ट हैं उनको देख सकते हैं, ठीक है? अब उसके बाद एक बात आती है, ये वाला क्वेश्चन आता है कि सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करें या ना करें? तो इसका आंसर है सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है जिनके भी लिए हम एलिजिबल हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने टोटल क्योंकि देखो फॉर्म भरने में टाइम लगेगा, फॉर्म भरने में टाइम देना है हमको, जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है। अगर हमको लगभग 212 पोस्ट कोड है ना, तो हम सबके लिए तो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर हम 100 पोस्ट कोड के लिए भी एलिजिबल है ना, तो 100 तक पूरी प्रेफरेंस देनी है। ये नहीं कि आलस खा गए और 40 पोस्ट को वो 40 प्रेफरेंस दे दी, बस बात ख़त्म। सारी 100 तक ही प्रेफरेंस दो, चाहे कुछ भी हो। और अब देखो आप नेट कैफ़े पर जाओगे फॉर्म भरने, तो वो तो इसमें बहुत ज़्यादा नखरे करेगा, तो वो तो नहीं भरेगा, लेकिन ट्राई करना कि जिन-जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, उनमें से एक भी पोस्ट खाली ना रहे, आप सबको प्रेफ़रेंस दें। देखो इसकी नुकसान क्या हो सकते हैं, मान लो आपने 40 तक की पोस्ट को वो प्रेफ़रेंस दे दी, ठीक है? अब इसमें हमारे अधिकारी वाली प्रेफ़रेंस भी आ गई हैं और पटवारी वाली भी आ गई हैं, और इनका कट ऑफ जा रहा है 168, आपके नंबर आ रहे हैं 167। नीचे आपने कुछ ऐसे ज़िले छोड़ दिए आलस की वजह से, जिनकी आपने प्रेफ़रेंस नहीं दी, जिनका कट ऑफ 166 जा रहा था। अब देखो जॉब तो जॉब है, यहाँ नहीं मिल पाई, हो सकता है यहाँ मिल जाती, जो ज़िले आपने छोड़ दी, जो पोस्ट आपने छोड़ दी वहाँ मिल जाती, तो जॉब तो चाहिए ना सबको। तो बस यही है मेरा कहना कि सारी पोस्ट कोड जिनके भी लिए आप एलिजिबल हैं, शुरू से आखिर तक सारे भरें, एक भी ना छोड़ें, ठीक है? इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ज़िलेवार कट ऑफ कैसे बनता है? अब देखो इसकी बात अगर हम करें तो कई लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर मैंने
इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब कई लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस भोपाल को दे दी, ठीक है, और किसी और ने जबलपुर को दे दी, और मेरे नंबर हैं, नाम ले लेते हैं और बी, ठीक है, ए के नंबर हैं 170 और बी के हैं 165, और भोपाल का कट ऑफ गया है 172, ठीक है, और जबलपुर का कट ऑफ गया है 166। तो ऐसा नहीं है कि हमको भोपाल नहीं मिल पा रहा है और हमने पहली प्रेफरेंस भोपाल रखी है तो जबलपुर ये लोग बी को दे देंगे, नहीं, हमारे नंबर ज़्यादा है तो जबलपुर के लिए भी पहले ये हमको ही प्रेफरेंस देंगे, हमको ही प्रेफर करेंगे, हमसे ही ये वाली सीट फिल करेंगे, ठीक है। तो प्रेफरेंस की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो प्रेफरेंस हमने पहले दी है हमें बस उसी के लिए कंसीडर किया जाएगा। अगर हमारे नंबर ज़्यादा हैं तो पहली प्रेफरेंस हर पोस्ट के लिए, जिनके भी लिए हम एलिजिबल हैं या जिनका भी हमने कट ऑफ पार किया है, उनके लिए पहली प्रेफरेंस जिसके नंबर ज़्यादा है उसको ही किया जाएगा, चाहे अब वो पोस्ट 1 हो, चाहे पोस्ट 100 हो, चाहे पोस्ट 6808 हो, ठीक है। तो आपको सारी पोस्ट भरनी है। और अब देखो जिलेवार कट ऑफ क्या रहेगा। अब जैसे कि 7000 पोस्ट हैं पटवारी की, तो जो भी 1 से लेके 7000 तक के बच्चे रहेंगे ना, इनका इनको लेकर अब जो पहला बच्चा आएगा उसकी देखेंगे पहली प्रेफरेंस क्या है। इसने बोला कि मंडल संयोजक, तो इसको भर देंगे उस पोस्ट से। सेकंड बच्चे की देखेंगे प्रेफरेंस क्या है, इसकी जो प्रेफरेंस होगी फर्स्ट उसको दे देंगे। इसकी देखेंगे थर्ड की कि इसकी प्रेफरेंस क्या है। अब इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस वही थी जो फर्स्ट की थी, लेकिन फर्स्ट ने तो अपनी सीट, और मान लो कि वो पोस्ट ए की थी, फर्स्ट ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब वो पोस्ट तो बची नहीं, लेकिन थर्ड वाले की भी फर्स्ट प्रेफरेंस वही थी। तो अब क्या होगा, अब इसकी जो सेकंड प्रेफरेंस है ना, अब उसको ये वाली पोस्ट मिलेगी। इस तरह से हमको पोस्ट मिलेंगी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जिसके ज़्यादा नंबर हैं वो उसको उसके मन की पोस्ट मिलेगी, चाहे वो उसको पहली प्रेफरेंस दे, चाहे वो 10वीं प्रेफरेंस दे। अपने नीचे वाले से उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, अपने नीचे वाले जो उसके नीचे जिसकी रैंक है उससे ज़्यादा इसी को प्रेफरेंस दी जाएगी और इसी को वो पोस्ट मिलेगी, ठीक है। चाहे अब उसने ये पहली प्रेफरेंस में रखी हो, चाहे 10वीं प्रेफरेंस में रखी हो, ठीक है। तो वहाँ जाकर नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ना कि प्रेफरेंस। तो अब कटअप में क्या रहेगा कि जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसे अपनी मनचाही जॉब मिल जाएगी, इसीलिए आपको सारी पोस्ट भरनी है, ठीक है। अब कई लोगों का मानना ये है कि जहाँ ज़्यादा पोस्ट हैं वहाँ से अप्लाई करें, जहाँ से कम है वहाँ से ना करें। कई लोग सोच रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा सीट हैं उसको पहली प्रेफरेंस दें, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि उनका सोचना ये है कि कहीं पर 1000 सीट हैं और मेरे गृह जिले में 10 सीट हैं, और अगर मैंने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी और इसको सेकंड दे दी, तो और अगर मेरा उनका मानना ये है कि जहाँ पर पोस्ट कम है वहाँ कट ऑफ हाई जाएगा, और जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा है उसका कट ऑफ कम जाएगा 168, ठीक है। ये मतलब हम मान रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और हमारे नंबर आ रहे हैं 170, ठीक है। अब इनका मानना ये है कि जहाँ की पोस्ट कम थी वहाँ का मुझसे कट ऑफ नहीं निकला और वहाँ मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, और जहाँ सेकंड प्रेफरेंस दी थी ये पोस्ट अब ये किसको दे देंगे, जिनने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। नहीं, अगर आपके नंबर इनसे ज़्यादा हैं जिनने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी है तो ये पोस्ट आपको ही मिलेगी। तो मतलब खेल नंबर का ही है। अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं, चाहे किसी ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी हो चाहे कुछ दी हो, आपने इसको 10th प्रेफरेंस दी हो या कुछ हो, तो अगर नंबर आपके ज़्यादा हैं तो ये पोस्ट आपको मिलेगी। तो बस यही है कि जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट हैं उसकी चिंता ना करें, बस अपने पसंद की पोस्ट देख के, चाहे पटवारी हो या कोई भी एडी हो, कोई भी हो, अपने पसंद की पोस्ट देख के जिस तरह का आपका काम है, जिस तरह का आप काम कर सकते हो उस हिसाब से भरें। बाकी उम्मीद है कि अधिकतर डाउट मैंने कोशिश की कि मैं जितने अच्छे से हो सके कंप्लीट कर सकूं, या मतलब पूरी तरह से बता सकूं। अगर कोई भी रह गया है, कोई भी डाउट रह गया है, या कोई भी अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और टाइम हो गया है सुबह के लगभग 6:01 हो गया है। रात भर से बस यही कर रहा था मैं, ये सब तैयार किए और रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ। तो ठीक है, उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा। और भी अगर कोई डाउट होगा तो हम बात कर लेंगे।
अगर आपको वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो, तो बाकी जिन लोगों को भी इसमें डाउट आ रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उन तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।